आज हम जानेंगे एक्जिमा के बारे में। जितने चर्म रोग होते हैं लोगों को, उनमें से प्रायः आधे इसी कैटेगरी के होते हैं और यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। फिर भी इसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला वीपिंग एक्जिमा, रसस्रावी एक्जिमा। दूसरा ड्राई एक्जिमा, सूखा एक्जिमा। तो एक्जिमा की शुरुआत होती कैसे है? पहले त्वचा के ऊपर एक स्थान लाल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है तथा बाद में छोटे छोटे लाल लाल फुंसियाँ हो जाती हैं। बाद में ये फुंसियाँ फैल करके एकत्र हो जाती हैं, उनसे स्राव निकलने लगता है, पीव निकलने लगता है, काफ़ी खुजली होती है, होती ही रहती है और साथ साथ दर्द का भी अनुभव होता है और ऐसी अवस्था कई सप्ताह तक बनी रहती है। उसके बाद बीच में इसका जोर कम हो जाता है और लगता है कि रोग छूट सा गया है, लेकिन वो छूटता नहीं है, वो लौट करके फिर आ जाता है और अंत में उस स्थान की स्किन, चमड़ी मोटी हो जाती है और कभी कभी तो वह अंग फूल जाता है। तो ये तो हुआ रसस्रावी एक्जिमा। और जब एक्जिमा से रस नहीं निकलता है तब उसे सूखा एक्जिमा कहते हैं। इसमें भी काफ़ी खाज खुजली होती रहती है और प्रभावित भाग से पतला पतला मरा हुआ चमड़ा उखड़ता रहता है, निकलता रहता है। जब तक आपकी त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद रहती है तब तक कभी भी एक्जिमा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। होता कब है? जब अनेक कारणों से रक्त दूषित हो जाता है और उसके फलस्वरूप त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तभी केवल यह रोग होता है। अधिकांश अवस्था में रक्त का दूषित होने का कारण हो जाता है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के कारण रक्त के भीतर जो विष एब्जॉर्ब होता है वही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है और उसका परिणाम होता है अनेक प्रकार के चर्म रोग। हमने अधिकांश एक्जिमा रोगियों को देखा है, वो सभी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित पाए गए। कॉन्स्टिपेशन के कारण हाथ से जब रस के साथ विजातीय पदार्थ खून में शामिल हो जाते हैं और खून में शामिल होकर के वो पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं और वो विजातीय पदार्थ जब त्वचा के रास्ते से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं तब प्रकृति की उसी चेष्टा को स्किन प्रॉब्लम कहते हैं या उसी चेष्टा से अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि एक्जिमा जीवाणुओं से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन वो जीवाणु शरीर में तभी उत्पन्न होते हैं जब उनके अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। और वो अनुकूल स्थिति कब पैदा होती है? जब आपके ब्लड में विकार बढ़ जाता है। फिर भी किसी से संपर्क में आने पर भी आपको यह रोग तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर की स्थिति उसके अनुकूल नहीं होगी। एक बात और है कि यह रोग मिटता नहीं है, कितनी ही दवा कर लें यह दब जाता है और फिर उभर जाता है। यदि इसे जबरदस्ती दबाया जाए तो कठिन रोग उत्पन्न कर देता है, हार्ट रोग उत्पन्न कर देता है, दमा उत्पन्न कर देता है, आपके मस्तिष्क को विकृत कर देता है, श्वास कष्ट, आंखों में कष्ट, स्नायुशूल, मिर्गी, स्नायु दुर्बलता आदि बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए एक्जिमा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करना पड़ेगा, कब्ज को दूर करना पड़ेगा, हर हाल में दूर करना पड़ेगा। बिना उसके आपका एक्जिमा जाने वाला नहीं है, कितनों ही आप दवाई कर लें। और कब्ज दूर करने के लिए आपको अपने खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है, अपने रूटीन में सुधार करने की ज़रूरत है। कब्ज दूर होगा और आपके अंदर का विकार पखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, सांस के रास्ते से, पसीने के रास्ते से जब बाहर
अनवरत निकलने लगेगा, तब ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ, प्रभावित हिस्से पर जब कभी एक्जिमा में बहुत खाज खुजली उत्पन्न होने लगे तो तात्कालिक राहत के लिए आप उस पर मिट्टी की पट्टी या गीली पट्टी पानी में भिगो करके निचोड़ी गई कपड़े की पट्टी उस पर डाल दें, खाज खुजली से राहत मिलेगी। लेकिन असली राहत तो आपको अपने भोजन में सुधार करके, अपने शरीर के अंदरूनी सफाई करके मिलेगी। भोजन में सुधार के साथ साथ पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, सांस शुद्ध हवा में पर्याप्त मात्रा में सांस लें और शारीरिक व्यायाम करें, शारीरिक काम करें जिससे पसीना निकले, तो आपके शरीर का विकार निकलता जाएगा और शरीर का विकार निकल के आपका शरीर निर्मल हो जाएगा और किसी भी प्रकार के चर्म रोग आपके शरीर में नहीं टिक पाएंगे।